हेलो एवरीवन, वेलकम टू IS दरबार इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आप लोगों का स्वागत है। आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग देखेंगे। 1 नवंबर है, नवंबर की शुरुआत हो गई है, तो आई होप आप लोग नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रहे होंगे करंट अफेयर्स के। तो आइए देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें जानना है। आज फर्स्ट न्यूज़ विल डिस्कस अबाउट द इनफॉर्मल इकोनॉमी डाउन टू 15 to 20% फ्रॉम 52%। तो इंडिया में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सा एरिया था वो पिछले 3 सालों में कम हो गया है और ये घट करके 15 से 20% तक रह गया है, ऐसा आरबीआई की एसबीआई की रिपोर्ट ने बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और अगर इस बैंक की रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको ये डाटा कहीं भी लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि पिछले कुछ बदलाव की वजह से, जैसे कि हमने जीएसटी को अडॉप्ट किया, हमने डिजिटलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, डीमोनेटाइजेशन को इम्पोज किया गया, इन सब स्टेप्स लेने की वजह से जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो कम हुआ है, ऐसा ये डाटा बताते हैं। तो इसमें इतना ही काम का फैक्ट है आपके लिए। अगर आप इकोनॉमी वगैरह में कहीं आंसर लिखना चाहें, फॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आपके काम आ सकता है। अब आइए अगला न्यूज़ देखेंगे जो कि न्यूज़पेपर के ही पेज पर है और इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है COP26 के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी प्रिपेयर हैं, तैयार हैं इंडिया लेड इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के लिए। इनका प्लान है कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं वहाँ पे इंफ्रा बिल्डिंग किया जाए भारत की तरफ से। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है ये, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, विल डिस्कस दैट। जैसा कि अपने कई सारे डिस्कशन में मैंने आपको पहले बताया है कि जो स्मॉल आइलैंड्स हैं दे आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है और डिज़ास्टर का रिस्क सबसे ज़्यादा स्मॉल आइलैंड नेशंस पर होता जा रहा है। और यहाँ पे COP26 की मीटिंग में ये सब एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, राइट। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं IRIS, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको लॉन्च कौन से प्लेटफॉर्म पर किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, इट इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया, राइट, एंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जो UNFCCC का COP26 हुआ है ग्लासगो में, वहाँ पर इसको ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द न्यू प्रोग्राम फॉर द स्मॉल आइलैंड स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ द CDRI। जो इरिस है वो CDRI का पार्ट है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है इरिस, जो इंडियन इनिशिएटिव है जिसको कि 2019 में UN जनरल असेंबली में लॉन्च किया गया था, ध्यान दीजिएगा। और अब क्या लॉन्च किया जा रहा है, इरिस, ठीक है। और वो कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, ग्लासगो में। मीटिंग कौन सी है, UNFCCC की COP26। तो ये सब फैक्ट्स जो हैं वो दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द लॉन्च ऑफ इरिस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज द सिचुएशन एंड गिव द इनिशिएटिव मोमेंटम। अब जाहिर तौर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का पार्ट है तो ये डेवलपमेंट क्या करेगा, वहाँ पर इंफ्रा को डेवलप करने का ही काम करेगा। तो स्मॉल आइलैंड स्टेट जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि कुछ एक ऐसी कंट्री है जो बड़ी कंट्री है, वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स होते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से कोई एक डैमेज भी हो जाता है तो बाकी एयरपोर्ट से वहाँ के लोग अच्छे से अपना काम निकाल सकते हैं, मैनेज हो सकता है। लेकिन ऐसे स्मॉल आइलैंड जिसके पास कि एक सिंगल एयर स्ट्रिप है, और सोचिए डिज़ास्टर की वजह से अगर वही ख़त्म हो जाता है या वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है, तो क्या होगा, उस कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सो इट इज़ देयरफॉर वाइटल दैट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन सच कंट्रीज आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में कैसे हम वहाँ पे इंफ्रा को डेवलप करें और प्रोटेक्ट कर सकें उन देशों को, बिकॉज एक एक जो स्टेप है वो
वहाँ के पूरी इकोनॉमी, वहाँ के पूरे लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर सकता है. सो इट इज़ अ ग्रेट वर्क ऑफ द CDRI, बिकॉज CDRI का ही ये पार्ट है, ताकि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके. और इसके लिए इंडिया आगे आ रहा है, इंडिया ने प्लानिंग किया है. सो CDRI हैड नॉट बीन सिटिंग आइडल ओवर द पास्ट 2 ईयर. देखिए 2019 में इसको लॉन्च किया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी तक कुछ काम इसमें नहीं हो रहा है, बल्कि इसके लिए काम हो रहा है. CDRI में काम किया जा रहा है. यहाँ पे इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उड़ीसा भी एक तरीके से आप देखिए कोस्टल स्टेट है, और वहाँ पर साइक्लोन की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. तो उड़ीसा में भी सेफगार्ड्स और लेने की कोशिश की गई है. जो साइक्लोन्स है वहाँ से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए लोगों को, पावर रिस्टोरेशन का काम किया गया. सो द इवेंट टू लॉन्च एरिस इज शेड्यूल्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द मोदीज विजिट टू COP26. तो इसको सेकेंड डे में लॉन्च किया जाएगा. ठीक है, फर्स्ट डे में तो नॉर्मल एड्रेस करने वाले हैं मीटिंग को मोदी जी. सेकेंड डे में इसको लॉन्च किया जाएगा, और जाहिर तौर पर 100 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे. चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वो सारे ही लोग. यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें होंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट हैं वो एब्सेंट होंगे, है ना, मीटिंग में. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा सकता है कि आखिर इतनी बड़ी मीटिंग जो कि पूरा क्लाइमेट चेंज के इशू पर होने जा रही है, वहाँ पे ऐसे बड़े देश क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं. सो CDRI was launched as a global partnership to promote resilience in all critical infrastructure anywhere in the world. तो इसमें ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर देश में इसको किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में इसको लाने की कोशिश की जाएगी. जो भी छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो 25 के करीब देशों का एक पूरा समूह होने वाला है जो कि इस कोalition में ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं. ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भी देश इसमें शामिल हैं. CDRI जो है सब बहुत बड़ा, यानी कि दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल कोalition है अभी तक आफ्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस. देखिए भारत की अगर आप बात करें तो क्लाइमेट चेंज के इशू पर अग्रेसिवली जो वर्क करता है उसमें भारत का नाम पहले नंबर पर लिया जा सकता है. ISA हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करने की बात सोलर से की गई है, वो इंडिया में किया गया. आई मीन यहाँ से इनिशिएटिव उठाया गया, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होगा गुरुग्राम में है. और उसके बाद जो दूसरा इनिशिएटिव है CDRI, उसमें भी भारत का हिस्सा. तो और अब इरिस जो CDRI के तहत लॉन्च किया जा रहा है. सो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे. ठीक है, सो CDRI डज नॉट itself एम टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्ले द रोल ऑफ फंडिंग एजेंसी. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफ्रा ही क्रिएट किया जाएगा, फंडिंग भी किया जाएगा. क्योंकि देखिए अब जो नेशंस हैं, छोटे नेशंस हैं, आइलैंड है, वहाँ पे अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो आपको उनको फाइनेंशियल भी आगे हेल्प करना पड़ेगा. इंफ्रा डेवलपमेंट में भी आपको फाइनेंस लगेगा, तो इसके लिए फंडिंग एजेंसी की तरह भी काम करेगी. एंड आइलैंड स्टेट्स आर एक्स्ट्रा वल्नरेबल. तो जैसा कि आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप भारत में ही देखिए, कोस्टल स्टेट को देखिए, तो जो ऐसे देश हैं जो प्लेन एरिया में हैं, है ना, वो अगर कोस्ट से दूर हैं तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का वो कम है, रैदर देन जो पहाड़ी इलाका है या फिर जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलता है. तो वैसे ही सेम गोज़ टू द आइलैंड नेशंस ऑल्सो. इसीलिए अभी एक कोशिश हो रही है कि जो सी लेवल राइज हो रहा है या जैसे जैसे छोटे छोटे इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, उन सबको कैसे यहाँ पे काउंटर किया जाए और इनको बचाया जाए. तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो गया, हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की बात की. इंटरनेशनल सोलर अलायंस इम्पॉर्टेंट हो गया, CDRI इम्पॉर्टेंट हो गया, एरिस RIS जो आपको अभी लॉन्च किया जाएगा मोदी जी के द्वारा, वो इम्पॉर्टेंट हो गया. आइलैंड स्टेट्स को कैसे डेवलप करने के लिए मोदी जी ने कदम उठाया है. तो ये सब बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लुकिंग ईस्ट. लुकिंग ईस्ट में हम बात करने जा रहे हैं वो जो पूरा आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ से इंडो पैसिफिक आपका जो एरिया है पूरा,
जो आपके इंडिया से शुरू होकर के अमेरिका तक पहुंचता है, बिकॉज हम पैसिफिक और इंडियन ओशन दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक राइवलरी सी चल रही है और इसमें क्या सजेशन दिया जा रहा है इंडिया को, विल डिस्कस दैट। तो अभी जो एशियान लीडर्स हैं, दे आर कंडक्टेड अंडर द बैनर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशन, दैट इज एशियान। एंड नरेंद्र मोदी हैज़ सेड ऑल द थिंग्स, ऑल द राइट थिंग्स। तो मोदी जी के कमिटमेंट्स कई सारे हैं, उसमें एक कमिटमेंट है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो हो वो फ्री और ओपन होना चाहिए। इंडिया सपोर्ट करने वाला है इस उद्देश्य को, और इसमें जो आपका आसियान नेशन है उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। और 1990 के बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक बदली हैं, एज यू नो दैट 2014 के बाद भारत में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया। 1990s में क्या लॉन्च किया गया था? लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया था, जहाँ पे हम ईस्ट की तरफ देखने की बात करते थे। लेकिन अब 1990 के बाद जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया है 2014 में, जिसमें कि जो ईस्ट है वहाँ पे एक्ट करना है, मतलब काम करना है, एक दूसरे देशों के साथ मिलकर के प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है। सो until now Delhi has had it easy, and it just needed to effectively implement the ASEAN agenda of regional cooperation। तो कैसे रीजनल कोऑपरेशन को बनाते हुए, स्ट्रक्चरल चेंज लाते हुए इंडिया का इंगेजमेंट कैसे आसियान कंट्रीज़ के साथ बढ़ेगा, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप रख सकते हैं। और लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत सारे बदलाव ईस्ट की तरफ आप देख सकते हैं, जैसे कि म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ था उसके बाद डेमोक्रेसी को वहाँ पे पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया गया। चाइना का एक जो इंक्रोचमेंट पॉलिसी है वो लगातार बढ़ रहा है, और चाइना का इनके नेबर्स के तरफ जो एक ऐसी असर्टिव पॉलिसीज़ दिख रही हैं। और इन सभी के साथ साथ एक और फैक्टर है कि चाइना और यूएस का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आपके साउथ चाइना में या फिर आप इंडो पैसिफिक रीजन में है वो देख पा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो इसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है? अब जो ये सिनो यूएस राइवलरी है ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये राइवलरी तो बढ़ रही है, इसमें जो आसियान नेशंस हैं वो दोनों की तरफ ही रहना चाहते हैं। वो ना तो चाइना को छोड़ पा रहे हैं ना ही यूएस को छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसमें अगर कोई एक रोल प्ले करता है तो उसको कहीं ना कहीं एंटी चाइना कह दिया जा रहा है। जैसे कि अगर क्वाड में भारत की का मेंबरशिप है तो उसको भी एंटी चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, जबकि इसको बनाया गया था एक स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म के लिए, और जो जो भी ऐसे डिज़ास्टर वगैरह क्रिएट हो उसमें कैसे ये देश मिलके लोगों की मदद कर सकते हैं, उसके लिए क्वाड को बनाया गया था। So Delhi has its task cut out in explaining its vision of Indo-Pacific। तो कह रहे कि अब दिल्ली को एक्ट करना चाहिए, ना कि इंडो पैसिफिक के लिए अपना जो उद्देश्य है उसको बार बार क्लैरिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कैसे वो एशियन स्टेट के साथ भी बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, और जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अब इन्होंने आरसीईपी से विड्रॉल कर लिया, तो इसने भी एक शक पैदा कर दिया आसियान मेंबर्स के मन में, क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप था 2019 में जिसमें भारत ऑलमोस्ट इन करने वाला था, साइन करने वाला था, लेकिन ये इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और आरसीईपी में भारत के कुछ जो शर्तें थी उसको नहीं मानी जा रही थी, क्योंकि भारत के ऑब्वियसली आप किसी भी ऐसे पार्टनरशिप में जाते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप ऐसे पार्टनरशिप में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को वहाँ पे नहीं देखा गया और इसलिए इंडिया ने इसे विड्रॉ कर लिया, क्विट कर लिया। और साथ में इंडिया ने क्या लॉन्च किया? आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को लॉन्च किया। तो ये सारे जो रीजनल परसेप्शंस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और वो लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होकर के आगे काम करने की आवश्यकता है। रीजनल लेवल पर अवेयरनेस लॉन्च करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म डोमेस्टिक लेवल पर भी होना चाहिए, और जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो भी आपके अलाइज हैं उनके साथ भी होना चाहिए। तो इट नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट टू प्रमोट अ बेटर आसियान अंडरस्टैंडिंग। तो इन देशों के साथ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 10 देश हैं, इनके साथ भारत का एक अच्छा एफर्ट दोनों के रिश्ते को और अच्छा बना सकता है, नई अपॉर्चुनिटी को पैदा कर सकता है, और साथ में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशंस को भी
बढ़ावा दे सकता है। तो ये एक आइडिया है इंडियन गवर्नमेंट को। अगला न्यूज़ है मिलेट कैफ़े इनॉग्रेटेड इन ओडिशाज क्विंझार। देखिए इसमें ओडिशा की एक जगह में मिलेट कैफ़े पहली बार लॉन्च किया गया है, और इसको वहाँ की जो वहाँ का प्रोग्राम है मिशन शक्ति, उसका पार्ट माना गया है। तो ओडिशा मिलेट्स मिशन भी लॉन्च किया गया है, मिशन शक्ति भी ओडिशा में लॉन्च किया गया है। और इसमें पहली बार ये मिलेट कैफ़े खोला गया है, ताकि जो वहाँ पे लोग हैं, द मिलेट शक्ति कैफ़े विल बी मैनेज्ड बाय द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो महिलाएं हैं वो मिल करके, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मिल करके इसमें काम करने वाले हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय मिशन शक्ति। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों के पास कोई भी भूखमरी ना हो, मालन्यूट्रिशन ना हो, इन सब के लिए ओडिशा लगातार काम कर रहा है, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक्स लॉट।